बहुत दिनों से म्यांमार की कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई है। म्यांमार के जुंटा शासन के सामने करो या मरो की स्थिति हो गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत आखिरकार जाल क्यों बना रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार के जुंटा कहे जाने वाले सैन्य शासक लगातार विद्रोही गुटों के भीषण प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। विद्रोही गुटों का अलायंस जुंटा के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। विद्रोही गुटों के हाथों जुंटा ने कई शहरों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से कंट्रोल खो दिया है। पहले से जंग से जूझ रहे म्यांमार में 2024-2025 में संघर्ष और भी व्यापक और गंभीर रूप लेता हुआ दिख रही है। हाल के महीनों में राज्य प्रशासन परिषद सैन्य बल को मिली व्यापक हार के बीच देश की सीमा का बड़ा हिस्सा शक्तिशाली विद्रोही गुटों के सेनाओं के नियंत्रण में आ गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले बरसात के मौसम और उसके बाद युद्ध बामरगढ़ में बड़ी तीव्रता पर लड़ा जाएगा। सबसे खराब स्थिति में हत्या और जनसंख्या विस्थापन की लहर शामिल हो सकती है। 1970 के दशक के इंडो चीन युद्धों के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं देखी गई थी ऐसा होने वाला है। हाल ही में युद्ध के मैदान में सेना की हार का पैमाना और मनोबल पर इसका प्रभाव ये आधार प्रदान करता है कि युद्ध का आने वाला चरण कमजोर एसएससी शासन को पतन की ओर धकेलेगा या फिर सेना की एकजुटता को तोड़ देगा। 3 विद्रोही गुटों के ऑपरेशन 1027 लॉन्च किए जाने के बाद जुंटा के हाथ से चीजें निकलती चली गई। अलायंस की सबसे बड़ी सेना अराकान आर्मी ने उत्तर के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अभी भी एसएसी बलों का प्रमुख शहरी केंद्रों पर कब्जा जारी है। विशेष रूप से लासियो, रखाइन में सिटवे, काचिन में विद्रोहियों ने जुंटा सेना की जनशक्ति, युद्ध सामग्री और मनोबल को ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व झटका दिया है। जुंटा सेना की स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि कमांड स्तर पर उसका आत्मविश्वास हिला हुआ है। जुंटा पूर्व सैनिकों को फिर से भर्ती करने की योजना बना रहा है और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि मौजूदा स्थिति शासन की हार के साथ समाप्त हो सकती है। मुख्य मुद्दा यह है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। ऐसे में उम्मीद है कि सीमावर्ती इलाके में हालिया प्रगति में एक ऐसी पॉइंट पैदा कर देगा जो राष्ट्रव्यापी रणनीतिक हमले में बदल सकता है। म्यांमार की स्थिति जैसी हो रही है वो भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत तेजी से अपने गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहा है। G20 देशों में किसी भी देश की रफ्तार 2024 में उससे ज्यादा नहीं होगी। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था में वो सबसे तेजी से दौड़ने वाला है। पिछले 3 तिमाहियों में भी उसने 7.8, 7.6 और 8.4% की ग्रोथ दर्ज की है। ग्रोथ के बाद गवर्नेंस दूसरा बड़ा फैक्टर है जो देश की तरक्की की राह पर ले जा रहा है। भारत में अभी राजनीतिक उठापटक के हालात नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश में हमेशा एक स्थिर सरकार चुनी है। इससे सरकार को फैसले लेने में मदद मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्र ने हाल ही में कहा था कि 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी और 2050 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जो तीसरा फैक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंक रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। किसी भी देश की प्रगति में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहद अहम चीज होती है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सड़क, हाईवे, बंदरगाह नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा था कि 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत 8% से ज्यादा ग्रोथ हासिल करेगा। देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी सरकार ने इसे 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। खैर, ग्लोबल एजेंसियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। पर इन सब के बीच में ना एक चीज देखने को मिल रहा है। भारत इन दिनों एक जाल बनाने में लगा हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारों को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इनमें से कुछ गलियारे पूर्व से पश्चिम तो कुछ उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। ये गलियारे अटलांटिक को एशिया के माध्यम से हिंद महासागर से जोड़ देंगे। भारत सरकार इन गलियारों के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इनमें भारत का आईमेक इनिशिएटिव,
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि INSTC, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में त्रिपक्षीय राजमार्ग, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक पूर्वी समुद्री गलियारा शामिल है। आईमेक का लक्ष्य भारत को रेल और समुद्री संपर्क के माध्यम से अरब प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है। वहीं नॉर्थ कॉरिडोर 2 दशक पहले ही संकल्पित था। 7200 किलोमीटर दूरी वाला गलियारा है जो भारत को ईरान और मध्य एशिया से रूस तक जोड़ता है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा भारत को सुदूर पूर्व के साथ कनेक्टिविटी का वादा करता है। इन परिकल्पित गलियारों को कई देशों के काट के तौर पर देखा गया है। इसमें सबसे अहम चीन का BRI है। चीन BRI के जरिए पूरी दुनिया में तेजी से सड़क, रेल, हवाई और समुद्री यातायात को बढ़ावा दे रहा है। इसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यही कारण है कि पिछले 10 सालों से इस परियोजना में पानी की तरह पैसा बहा रहा है चाइना। हालांकि चीन का असली मकसद इस परियोजना के जरिए पूरी दुनिया में अपने कर्ज के जाल को फैलाना है ताकि आसानी से अपनी कूटनीतिक धौंस जमा सके। इसी बीच कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें चीन की इस चाल का अंदाजा हो गया है और वो BRI में शामिल होने के बाद इससे बाहर निकल रहे हैं। भारत इन परिवहन गलियारों को तेज गति वाली आर्थिक वृद्धि को पूरा करने और रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने के एक उपकरण के तौर पर देख रहा है। ये विकास ऐसे समय में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो लगभग 7% की दर से बढ़ने के लिए तैयार है। चाहे लाल सागर में हूती हमले हो या फिर 2021 स्वेज नहर की रुकावट, इन दोनों संकट ने वैश्विक शिपिंग को काफी प्रभावित किया है। यही कारण है कि भारत माल परिवहन के लिए सुरक्षित और वैकल्पिक मार्ग तलाश रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सितंबर में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में IMEC की घोषणा करते हुए कहा था कि आर्थिक गलियारा में मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दशक में आप उस वाक्यांश को एक बार फिर सुनेंगे। हालांकि आईमेक जो भारत को कड़ी और यूरोप से जोड़ना चाहता है, ये एक नया उद्यम है। नॉर्थ कॉरिडोर की परिकल्पना 2000 में ही की गई थी, इससे पहले कि चीन ने 2013 में अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। नॉर्थ कॉरिडोर का प्रारंभ इरादा ईरान के माध्यम से भारत से रूस तक सामान भेजना था और इस गलियारे के माध्यम से 2022 में आखिरकार ये काम शुरू हुआ। नॉर्थ कॉरिडोर को ईरान और रूस जैसे स्वीकृत देशों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान के रूप में देखा जाता है। इसके अलावे भी भारत म्यांमार थाईलैंड को जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल म्यांमार में जो समस्याएं चल रही हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये परियोजना अभी काफी लटक कर चलने वाली है। आने वाले समय में ही पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए अगर ये सारी परियोजनाएं, सारी कनेक्टिविटी एकदम सही दिशा से चलती है तो समझ लीजिए कि फिर BRI का एक बड़ा काट भी निकल आएगा और जिस तरीके से भारत तेजी से बढ़ रहा है, व्यापार करने में भी भारत को काफी सहूलियत होगी। हालांकि आप जरा सोचिए, 2000 में ही भारत ने इस चीज को लेकर प्लान किया था, लेकिन भारत एक्टिव तौर पर इस प्लान में आगे नहीं बढ़ा, वरना BRI से पहले भारत काफी दूर तक आगे निकल जाता। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।